बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं अली। नाज़रीन, सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल चलाने के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना ट्रायल रोकने की भी इस्तदा मुस्तरद की है। इसके अलावा कौमी असम्बली से मुतअद्दिद बिल्स जो हैं वो आज मंजूर कर लिए गए हैं, लेकिन सेनेट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पर शदीद मुखालफत का हुकूमत को सामना करना पड़ा। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज भी कौमी असम्बली में मुतादिद बिल्स जो हैं वो पेश किए गए और मंजूर किए गए, लेकिन सेनेट में जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल है इस पर शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा नून लीग की हुकूमत को। क्या ये बिल्स पेश करने और इनको मंजूर करवाने के बाद क्या हुकूमत को इंतखाबात के दिनों में कोई फ़ायदा हो सकता है? इत्तेहादी जी, ये जो है ना, ये देखें 2 रोज़ में 53 बिल जो हैं ये मंजूर हुए, 53 कौमी असम्बली से। और सेनेट में आज जो है ये बिल जो पेश हुआ उसमें जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला, तो वहाँ पर जो है वो अच्छा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उन्होंने यहाँ तो मंजूर कर लिए जी कौमी असम्बली में, सेनेट के अंदर जो है वो थोड़ा सा मुखालफत की और वो बड़ा उसमें कमाल की बात हुई। मैंने से पूछा पीपल्स पार्टी के सेनेटर से, मैंने कहा जी ये क्या आज तो बहुत दुखी आप मतलब दुखी प्रेम नगरी टाइप माहौल बना हुआ है, ये क्या है? तो उन्होंने कहा यार मसला ये कि कौमी असम्बली में हमने मंजूर करवा दी थी ये बिल सारे, तो काफ़ी तनकीद हुई, तो कौमी असम्बली तो जा रही है ना चंद दिनों में, तो सेनेट बाद में आराम से करती रहेगी, ये हल्लड़ गुल्लड़ इधर मचा रहेगा तो हम लोग उधर से साइन करके भेज देंगे। तो असल तो हाँ मतलब है कि एक अजीब सा मामला है। और क्यों किया है इतनी तेज़ी से, पढ़ के किया है, कुछ कह रहे हैं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ बहरहाल तो कहते हैं कोई मसला नहीं है, ये ज़रा कौमी असम्बली से करवाना इशू था, सेनेट से हम करवा लेंगे और वो जब लोगों का ध्यान ज़रा बाकी मामलात की तरफ जाएगा। कौमी असम्बली के आखिरी चंद रोज़ हैं ना ये, शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अलविदाई मुलाकातों का आगाज़ कर दिया से बाकायदा, और पहली जो उनकी अलविदाई मुलाकात है वो जो सर्विसेज चीफ्स के साथ अभी रात में शाम में कर रहे हैं, और उसके बाद वो कल और फिर यकीनन आने वाले दिनों में इत्तेहादियों के साथ और बाकी जो ब्यूरोक्रेसी, और देखते हैं कि उनका क्या किस तरह शेड्यूल बनता है, लेकिन वो जो है वो आगे। अच्छा, ये जो काउंसिल कॉमन इंटरेस्ट का कल इजलास होना था जिसमें मरदमशुमारी के हवाले से उन्होंने बात की थी कि नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन होंगे, कल उन्होंने जो इंटरव्यू में बात की आसमा शराजी साहब के साथ, लेकिन वो अभी तक उसका एलामिया इस प्रोग्राम के ऑन एयर लाइव जाने तक उसका एलामिया नहीं आया कि कल वो इजलास हो रहा है या नहीं हो रहा। बाकी जो अदालतों के ऊपर वो फौजी अदालतों सिविलियंस के ट्रायल के ऊपर वो मामला तो जो है वो सितंबर नहीं, फुल कोर्ट नहीं बन सकता, क्योंकि वो जज साहिबान जो चीफ जस्टिस आपने कहा कि जज साहिबान तातीलात में हैं, और अगर ये फुल कोर्ट की तरफ मामला गया तो ये सितंबर या उसके बाद तक चला जाएगा जब सारे जज साहिबान यहाँ पे होंगे। तो फुल कोर्ट शायद बन भी ना पाए, क्योंकि शायद कुछ जज साहिबान ऐसे हैं जिन्होंने भी आना है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो यही जो बेंच है ये सुनेगा। अच्छा, अब इसमें तो एक तो ये बात ही होगी, दूसरी तोशाखाना के हवाले से वो कल का दिन देखते हैं। उनके चेयरमैन पीटीआई के जो वकला हैं इन्होंने तो भरपूर लड़ा है ये केस, भरपूर अंदाज में लड़ा है, और उसमें मतलब जहाँ तक इसको जो इसमें, लेकिन इसमें ये कहीं मेरे ख्याल से कहीं र्यूमर्स फैली हैं क्या है मुझे नहीं पता ये खबर क्या, क्योंकि ऑफिशियल लिस्ट में वो जो उनके एमएस थे ब्रिगेडियर गवाहन की लिस्ट में उनका नाम नहीं है आज जो पेश की गई है चेयरमैन पीटीआई की तरफ से, और उस लिस्ट को जो है वो कबूल नहीं किया, क्योंकि वो शायद मेरा ख्याल है कि शायद वो वर्बल कहीं जिक्र हुआ था उनका, उन आर्मी ऑफिसर का जो एमएस थे इनके, तो लेकिन वो उस लिस्ट में नहीं था। तो अब कल देखते हैं कि दलाइल किस तरह मुकम्मल होते हैं, क्या इसको आगे ये चलता है इसको तोशाखाने का मामला, या कल ही फैसला हो जाता है, फैसला होता है तो क्या सुना दिया जाता है या महफूज हो जाता है, या उसमें हाई कोर्ट कहीं, ये बड़े अब इस वक्त जो है ना मतलब तेज़ तर काम, बहुत तेज़ी के साथ कानून साजी, फैसले, मुशावरतें, और ये आखिरी जो है ये 4-5 दिन 6 दिन, तो अगर 9 तारीख को भी जाती है, 8 की शाम को जाती है, तो आप देखें कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना, तो ये 5-6 दिन इसमें रह गए। तो
और उसमें बहुत कुछ अभी मुशावरत होनी है, कैसे होगा। गालिबन इम्कान तो यही लग रहा है कि अब ये मामला जो है ये वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज साहब जिनको आज तहरीक इंसाफ से निकाला गया है सर, ये बड़ी एक दिलचस्प बात है कि उनको तहरीक इंसाफ से आज उनकी रुकनी ख़त्म हुई है, उनकी और दीगर शख्सियात की। तो उनके दरमियान जो है वो अभी तो इत्तेहादी आपस में मुशावरत कर रहे हैं। तो इसका मतलब इससे ये तसव्वुर किया जा सकता है कि अगर तो ये मामला दो लोगों में होता और फिर तीन नाम आते और फिर इख्तिलाफ रहता तो फिर जो है ये तीन रुकनी कमेटी में चला जाता, फिर वहाँ पर भी इख्तिलाफ पैदा होते तो फिर ये इलेक्शन कमीशन में चला जाता। तो बज़ाहिर ऐसा है कि वो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर वो होना होता तो वो तो एक हफ्ते का प्रोसेस था पूरा। तो अभी तो जो है वो इत्तेहादियों के ही नाम आपस में चल रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि इत्तेहादियों की मुशावरत सारी जो है ना कोई ट्रक की बत्ती है, ठीक है। और अल्टीमेटली उधर से और उधर से जो नाम आएंगे यानी वज़ीर आज़म की तरफ से और राजा रियाज की तरफ से उसमें ही फाइनल हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये प्रोसेस अगर यानी उधर से तीन होंगे जो भी होगा सिलसिला, यानी वो कमेटियों की तरफ नहीं जाएगा मामला, क्योंकि उसका जो प्रोसेस है उसमें दिन अब नहीं है। और ये भी देखना है कि ये जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसमें मर्दमशुमारी वो होता है नहीं होता, क्योंकि वज़ीर आज़म ने कह दिया कल इंटरव्यू में। तो तेज़तर हो गए वाक़यात, और ये एक अब उसमें बातें चीज़ें आइन कानून ये वो जो भी है वो सारा सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम चल रहा है नहीं चल रहा, लोगों ने खुद फैसला करना है। तो मतलब 73 के आइन के तहत क्या होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, ये तो हम भी देख रहे हैं कि सिस्टम जा रहा है, ये नहीं चल पा रहा ना, प्रॉब्लम्स हैं इसमें कोई। तो वो अब जब जा रहा है तो जाता हुआ नज़र आएगा तो लोग पूछेंगे कि भाई कि हो क्या रहा है, क्या तमाशा लगा हुआ है, सिस्टम है ना, नहीं चल पा रहा, मुल्क चल रहा है। ये देखें ना, कमाल की बात है, मुल्क जो है वो अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज तय कर रहा है तेज़ी के साथ और आगे लॉन्ग टर्म। तो ये भी ठीक हो जाएंगे, मैनमेड क्राइसिस, ये कवानीन, ये जो सारी चीज़ें लोग इंसानों ने बनाए ना, इंसानों की बेहतरी के लिए बनाए, इंसानों की बेहतरी उनमें नहीं होती तो खुद ब खुद पर ख़त्म हो जाते हैं, दूसरे कानून आ जाते हैं। तो ये जो है ये अब अच्छा, ये बड़ी आज एक इंटरेस्टिंग बात है। ये 1927 में ये चाइना में उस वक्त PLA के नाम से तो नहीं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के नाम से नहीं, लेकिन PLA जो मौजूदा PLA है ये एक शक्ल में जो कि एक जो रेवोल्यूशन लेकर आई, कि रेवोल्यूशनरी फोर्स थी, और उसका मुकाबला जो है वो उस फोर्स से जो KMT जो हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं जो कि ताइवान में है, उनसे लड़ाई शुरू हुई तो ये रेवोल्यूशन उठा, फिर इसमें चेयरमैन माओ आए, फिर ये जब जंग शुरू हो गई, दूसरी आलमी जंग, तो ये इकट्ठे हो गए। लेकिन फिर उसके बाद ये इनमें एक फैसला कौन मार्का हुआ और उसके नतीजे में KMT चली गई जो, अच्छा ये चाइनीज़ रेड आर्मी, फिर जो नेशनलिस्ट आर्मी थी वो रेवोल्यूशनरी फोर्सेस के साथ जमा होकर फिर PLA बनी। और उस PLA को क्योंकि ये 1 अगस्त 1927 कोई इसकी जो इनिशियल शक्ल थी रेवोल्यूशनरी फोर्स की, ये तो इसको 96 साल मुकम्मल हुए हैं। तो 96 साल मुकम्मल होने पे जो है वो एक तो चाइना में तकारीब हो रही हैं, दुनिया के और मुल्कों में भी शायद हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में आज एक तकरीब हुई है और उसमें जो है वो दोनों तरफ की अफवाज के नुमाइंदों ने और सीनियर हुकाम ने उसमें शिरकत की। यहाँ से आर्मी चीफ हैं, वहाँ से भी डिफेंस के लोग हैं चाइना से, और ये एक बड़ा यूनिक सी है कि उनके 96 साल मुकम्मल होने पे पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो सेलिब्रेशंस हुई हैं, और ये स्ट्रेटेजिक जो ताल्लुक। दूसरी बात ये है कि चाइना डेली जो है आज का, अगर सेकंड स्लाइड हम दिखा सकें तो चाइना डेली में जो चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग हैं, उन्होंने ये उनके अल्फाज हैं, ठीक है, उन्होंने कहा एडवांस आयरन क्लेड टाइज विद पाकिस्तान। अच्छा, ये प्रीमियर शी जिनपिंग ने कहा है कि बीजिंग रेडीनेस टू वर्क विद पाकिस्तान इन होल्डिंग हाई स्टैंडर्ड सस्टेनेबिलिटी, एनहांसिंग पब्लिक वेलबींग एंड फर्दर बिल्डिंग द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इनटू एग्जाम्पलरी प्रोजेक्ट ऑफ हाई क्वालिटी बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन। ये प्रीमियर शी जिनपिंग ने वहाँ से
स्टेटमेंट दिया है, और ये स्टेटमेंट भी जो है ये उनकी तरफ से इस वक्त आना, और ये हम बात करते हैं मतलब पहाड़ों से ऊंची, और ये तो उनके अल्फाज हैं ये, चाहे उनके जो जब अल्फाज उनकी तरफ से आते हैं तो जाहिर है कि फिर हमारी तरफ से रवायती बात होती है, उनकी तरफ से आके वो एंडोर्स होती है चीज़ कि भाई दोनों मुल्क किस तरह एक दूसरे को देख रहे हैं। तो ये तकरीब बड़ी इंपॉर्टेंट, और दूसरा ये कि साथ उनका जो बयान आया है। अच्छा, इसमें जो अब ये चंद दिनों में जाहिर है कि यहाँ पे देखना है कि क्या अब आगे जो हो रहा है बस होना है, मतलब बस हो रहा है और होना है, और मतलब मुशावरत हो रही है, बहुत से नाम घूम रहे हैं, निगरान हुकूमत कैसे बनेगी, क्या होगा, कवानीन पास हो रहे हैं, और ये जो बात है इसको ये ख़ुद देखना है इस अरेंजमेंट ने, कि ये जो अरेंजमेंट है जो इत्तेहादी हुकूमत है, लेकिन ज़ाहिर है कि वो PDM नहीं भी है भी है क्या कैसा, कि उन्होंने इसमें क्या खोया क्या पाया। और मैं फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा कि किसी तरह से नवाज शरीफ साहब और चेयरमैन PTI के मुज़ाकरात होने चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट के, मैं तो मेरे पास कोई उसका जवाब नहीं था। ये अब बात हुई है जो बात बहुत पहले से करनी चाहिए थी उनको, ये शायद तो अब वो बात हुई है। बहरहाल अब ये कि अब किस धारे पे जाती है सियासत, और जो है वो कल क्या फ़ैसला आता है सामने, और उसके बाद फिर क्या सूरत हाल आगे किस तरह से पॉलिटिकल बनती है, सब बंदी वगैरह, वो फिर ज़ाहिर है डे टू डे बेसिस हम देख लेंगे। बहरहाल ये वो बात है कि सिस्टम जो है ना वो कहीं फंस गया है जाके, तो वो बेहतर है कि जब फंसा हुआ है तो उसमें से किस तरह से निकलते हैं, किस तरह से आगे सब बंदी होती है, किस तरह आइन और कानून के तहत और मुशावरत और ये सारा, ये अब देखना है अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं, अदारे क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन मैं इसमें ऐसी कोई बात है नहीं जिसके ऊपर आज बात की जाए, सवाए इसके कि ये सेनेट के अंदर ये इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जब कौमी असम्बली डिज़ोल्व हो जाए या कोई और इश्यूज़ हो तो ये वहाँ से, सेनेट तो रहेगी ना अपनी जगह, तो सेनेट से ये फिर उसके बाद मंजूर करवा लेंगे। रज़ा रब्बानी साहब शायद उस पर मतलब उनका जो नुक्ता नज़र है वो हमें इल्म है उसका अच्छी तरह, तो उन्होंने एक बहुत सख्त बात की, लेकिन कुछ पीपल्स पार्टी की शख्सियत जो थी वो बिल्कुल, उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है जी। मैंने कहा जी ये तो बड़ा कि आप लोग इससे मतलब आपने देखा है पढ़ा, कहते हैं हाँ पढ़ा है, बस वो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ये एक साहब ने ये भी बात की, तो मैं कहा चलें ठीक है जी, आपने ज़्यादा अगर नहीं पढ़ा तो क्या कह सकते हैं। तो ये कवानीन पास कर रहे हैं धड़ाधड़। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ना, जो बात करने वाली है स्ट्रेटेजिक, वो बात ये है कि ये जो मिनरल समिट हुई है, फिर CPEC के हवाले से समिट्स हो रही हैं, बाकी इश्यूज इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, तो ये आपको एक खदो खाल से नज़र आ रहे हैं कि ये जो दुनिया में पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक हवाले से उसकी पोजीशनिंग आपको स्ट्रेटेजिक हवाले से, बाकी मैन मेड क्राइसिस हैं आगे अंदर आगे पीछे दाएं बाएं फरोई मामला हैं, रियासत के इश्यूज़ आपको एक क्लैरिटी नज़र आ रही है कि उन फ्रंट्स पे पाकिस्तान जो है वो अपने कदम जमा रहा है, और वो कदम जमेंगे तो मईशत ठीक होगी, वो मईशत ठीक होगी तो फिर वो जो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि GDP और इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी से पर कैपिटा इनकम को देखें ना आप, मतलब लोगों की आमदनी कितनी है, लोगों का की बर्दाश्त क्या है, क़ुव्वत ख़रीद के उसको देखें आप, ये छोड़ दें कि इतनी है, तो दो चीज़ों को मैच करना पड़ता है एक साथ। तो उसमें यह है कि ये अब कब तक प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं और लोगों की ज़िंदगियों में किस तरह ट्रांसफॉर्म होते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है, और उसमें ये आने वाले दिनों के अंदर क्लियर होगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं कि एक काफ़ी दफ़ा इस बात को डिस्कस किया है, लेकिन आज मैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा फ़ैसला है, और बड़ा फ़ैसला इस लिहाज से है कि जो ब्रिक्स है, ठीक है, जिसका हम कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं, ब्रिक्स को बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो फोरम है, ये फोरम ज़ाहिर है कि एक पैरेलल इकॉनमी के तौर पे, इसका आइडिया तो आया था अमेरिका से ही ओरिजिनल, लेकिन उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि ये एक इतनी बड़ी पावर बन जाएगा दुनिया की, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स जो है वो उसमें जिसमें ज़ाहिर है कि पहले ब्रिक था, साउथ अफ्रीका नहीं था उसमें, अब वो ब्रिक्स हो गया बाद में, उसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया। उसमें जो मुल्क अपने आप को किसी अजब सी पोजीशन में महसूस कर रहा है वो इंडिया है। ये स्ट्रेटेजिक बात है, और ज़ाहिर है कि इसमें उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि ये एक चाइना
ग्रेजुअली, और इसमें अरब ममालिक भी आ रहे हैं, इसमें रशिया मौजूद है, इसमें साउथ अफ्रीका मौजूद है, जहाँ पर रशिया और चाइना की फ़ौजी मशक़ें हुई हैं कुछ रोज़ पहले। ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही है, ब्रिक्स का बैंक बन गया है। तो चाइना तो इस साल देखें, इस साल 2-3 बड़े फोरम्स की मेज़बानी भारत के पास थी। एक उसमें से यकीनन SCO, जो कि अच्छा नहीं गया, जो कि ख़राब गया, और उसकी वजह ये कि वो वहाँ पर वर्चुअल समिट हो गई। वर्चुअल समिट के नतीजे में, यानी सरबराहान ने आना था, तो उसमें ना शी जिनपिंग वो वर्चुअल करके, क्योंकि वाशिंगटन DC जा रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो वो उन्होंने, मेरा ख्याल है कि एक बड़ा SCO में आने के लिए इंडिया ने बहुत कोशिश की थी, बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान और इंडिया तकरीबन एक साथ ही उसमें एंटर हुए थे, लेकिन उन्होंने उसको वर्चुअल कर दिया। अब उसके बाद दूसरा G20 है, वो भी किसी मुश्तरका लामिये पे नहीं पहुंच पाया। G20 यूक्रेन के हवाले से G20 भी डिवाइड हो चुका है। अब उसके बाद वो क्वाड और वो उस पर मैं बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये जो एक फोरम जो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, और ऐसा फोरम जिसमें कोई कह रहा है 40, कोई कह रहा है 70 ममालिक आना चाह रहे हैं, उसका जो इजलास है वो इसी महीने अभी 22-23 तारीख को, ये अभी यानी 2-3 हफ्तों के बाद वो इजलास जनूबी अफ्रीका में हो रहा है। ये वो इजलास है जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा था कि मैं शरीक नहीं हो सकता क्योंकि उनके वारंट्स का इशू था, हमने डिस्कस किया था, और वो उसकी वजह से उन्होंने कहा था मैं वर्चुअल बैठ जाऊँ। और वहाँ पर अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि मैं भी ब्रिक्स में नहीं जा रहा। अच्छा, ये बड़ी, मेरा ख्याल है कि एक हम तो एक बात कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिकली एक गलत फैसला है। इसलिए है कि आइसोलेशन में दुनिया की इकोनॉमी से आप एक ऐसा फोरम जिसमें दुनिया के 70 मुल्क या 60 मुल्क जाना चाह रहे हैं, आप उसमें मुँह के बैठ गए कि हम नहीं जाएंगे। उसकी वजह है कि हमारी तो हैसियत कोई नहीं रहेगी, कि वहाँ पे सऊदी अरेबिया भी आ रहा है, ईरान भी आ रहा है, पाकिस्तान भी जा रहा है, उसमें इजिप्ट भी जा रहा है, उसमें ईरान भी जा रहा है, उसमें पूरा रशिया पहले से मौजूद है, इसमें बेशुमार मुल्क जा रहे हैं। अब उसमें जो इजिप्ट है, बहुत सारे मुल्क में लाइन लगी हुई है। तो ये मैं राइटर्स को कोट कर रहा हूँ, और ये मैं राइटर्स को कोट करके मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि इंडिया इज मोर देन लाइकली टू ट्रैवल टू साउथ अफ्रीका फॉर ब्रिक्स समिट सोर्सेज से। और ये अब प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहाँ ना जाना और बाकी सरबराहान का होना, और या वो कह रहे हैं कि मैं भी वर्चुअल पे बस बात करके पीछे हट जाऊँगा, क्योंकि इंडिया जो है वो इसकी एक्सपेंशन गालिबन नहीं चाहता। चाइना बहुत ज़्यादा वेलकम कर रहा है ब्रिक्स में नए मुल्कों को, और उन नए मुल्कों में यकीन पाकिस्तान भी होगा, कुछ अर्से के बाद होगा, लेकिन होगा इंशाल्लाह, पाकिस्तान उसमें होगा। और उसमें जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट फोरम्स हैं, और इन फोरम्स की और इन बैंक्स की इंपॉर्टेंस तब बढ़ गई है जब यूक्रेन जंग के बाद, जहाँ पर आपने पैसे रखे हुए थे उन मुल्कों में, अचानक मुंजमद हो गए, यानी इकोनॉमी एज अ वेपन यूज़ हुई। यदि आपने पैसा रखा हो बाहर, तो अचानक वो फ्रीज हो गया रशिया का, तो लोगों ने सोचने कर दिया पैरल करेंसी भी होनी चाहिए। तो ये कोई इससे अलग होना मेरा नहीं ख्याल के। बहरहाल उनकी अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ब्रिक्स से भी अपने आप को अलग करना इस वक्त के हम वहाँ नहीं जा रहे, ये एक बड़ा अजीब सा मैसेज है। और मतलब है कि इसके ऊपर जाहिर है उधर से कोई सिग्नल्स ऐसे आए होंगे इंडिया को कि उन्होंने महसूस किया कि नहीं हम जा रहे, तो नहीं जा रहे, लेकिन एक ऐसा फैसला कि जिसमें आप एक ग्लोबल साउथ से अपने आप को अलग कर रहे हैं। अच्छा, एक तो बात ये हुई। दूसरी बात जो है वो ये है कि ये इसमें जो ट्रंप हैं, 2-3 बार ट्रंप के ऊपर फर्जी जुर्म आयद हो गई, तीसरी चौथी, और अब तो ये बाकायदा आयद हुई है। इससे पहले भी कैपिटल हिल वाले, अब नहीं, अब पहले तो ये था ना कि जी आपने ये किया, फिर उसके बाद वो पेपर्स घर लेके चले गए, फिर ये था कि वो एक खातून ने एक कर दिया फर्जी जुर्म। ये जो है ना, ये प्रॉपर हुआ है कि आपने इंतखाबात को रोकने की कोशिश की, और आपने इलेक्शंस के अंदर जो है लोगों को प्रोवोक किया। 6 कंस्पिरेटर्स आपके साथ, उनके नाम नहीं लिए, कंस्पिरेटर 1, 2, 3, 4 करके उन्होंने, और उसमें जो है जुमेरात को शायद वो फिर अदालत में पेश होंगे, और उनके अगेंस्ट जो मतलब वो अब ऐसा इशू है जिसमें वो फंसे रहेंगे, और वो अब पता नहीं रिपब्लिकन कैंडिडेट हैं सबसे स्ट्रॉन्ग, माइक पेंस भी इनके अगेंस्ट दे रहे हैं विटनेस। अब ये जैक स्मिथ जो हैं, ये मुझे नहीं पता जो इनको फर्जी जुर्मायत कर रहे हैं, वो तेजी स्पीडी ट्रायल का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन क्या उसके नतीजे में ट्रंप इलेक्शन से आउट हो जाएंगे, रहेंगे, क्या होगा, अभी वो एक फ्लूइड है, सिचुएशन फ्लूइड है।
लेकिन बहरहाल ये है कि ट्रंप के ऊपर इलेक्शन ब्लॉक करना और जमहूरियत को रोकने ये फर्ज जुर्म है। ठीक, इससे पहले ये था कि लोगों को आपने प्रोवोक कर दिया, लोगों को आपने इश्तिहार दिलवाया, उससे पहले ये था कि पेपर्स घर लेके चले गए। ये है प्रॉपर जिस पे कहते हैं ना कि आपने जमहूरियत को रोकने की कोशिश की, ठीक है, और आपने हमला किया। और ये है वो जो कि आप समझ रहे हैं कि तमाम जो भी अभी तक फर्द जुर्म जितनी आयद हुई हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट ये है, स्ट्रॉन्ग केस है, स्ट्रॉन्ग ये है। अच्छा, दूसरा ये इशू चल रहा है। अब ये सारे वो इश्यूज हैं, मैंने आपसे कहा ना कि ये इश्यूज चूंकि दुनिया में किसी ना किसी जगह जाके सेटल होना है इन सब ने जी। तो जैसे ही ब्रिक्स का इशू है, मेरे लिए बड़ी मतलब एक बात तो चल रही थी कि शायद इंडिया इसमें अनईजी है। हमने कहा भी था कि एससीओ में और इन सारे फोरम्स में अनईजी है, लेकिन बहरहाल ये RIC जैसे बना हुआ था कि रशिया, इंडिया, चाइना एक फोरम था जिसमें बात हो सकती थी, या ब्रिक्स था कि आपकी बातचीत हो जाए, रशिया और चाइना के साथ बैठ जाएं, या ये है कि जो SCO एक मौका था कि बात मुकालमा हो जाए। सार्क तो ख़त्म हो चुकी है पहले। तो अब मसला ये है कि अब वो ये फैसला ब्रिक्स से अलग होने का या ना जाने का मतलब एक अजीब सी बात है, और इसको जो मुल्क हैं ममालिक वो यकीनन समझ रहे हैं कि वो क्यों नहीं आ रहे। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर मोदी, अच्छा अब इसमें जो है वो ये इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी फिर कोट कर दिया इसी को, ये 4th स्लाइड, प्राइम मिनिस्टर मोदी अनलाइकली टू ट्रैवल टू साउथ एशिया, अच्छा साउथ अफ्रीका फॉर ब्रिक्स समिट। ये मेरे लिए मतलब बहरहाल उनकी अपनी वो है, राइटर्स को ही उनका मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। आप कैसे इसको देख रहे हैं, क्या फैसला है, मैं नहीं जानता। लेकिन इसमें 2-3 बातें, ये बराह रास्त पाकिस्तान पे असरअंदाज हो रही हैं चीज़ें, और ये फैसले चूँकि वहाँ तेज़ हो रहे हैं ना रीजन के फैसले, और आप थोड़े से पीछे रह गए हैं, या आपने भाग के आगे जाना है तेज़ी के साथ। देखिए ना, मुल्कों की तरफ से बात हो रही है ना अब कि भाई ये प्रोजेक्ट अगर आपने रोका हुआ है तो ये आपके इंटरनल पॉलिटिकल केओस या जो भी है इसको आप रिजॉल्व करें, तो फिर बाहर वालों को कोई कतई इंटरेस्ट नहीं है कि कौन से जज की किस दिन छुट्टी है और किस में कौन सी पिटीशन नंबर कौन सी है। वो कहते हैं भाई आप एक मिनट प्लीज़, वो कहते हैं यार आपके मुल्क पे इन्वेस्टमेंट करनी है, आप अपने मुल्क को देखें, लोगों को देखें, या इसमें फंसे रहेंगे आप सारा वक्त। ये फ्रोई मामलात हैं, छोटे छोटे मामलात हैं, ज़रा इसको बिगर पिक्चर को देखें ना कि मुल्क आपका कहाँ जा रहा है, लोग कहाँ। बहरहाल तो ये अब इसीलिए आपको फैसले तेज़ होते नजर आएंगे, और क्योंकि आप उनके साथ कमिटमेंट कर रहे हैं ना, बाहर के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स कर रहे हैं, तो इसलिए वो कमिटमेंट्स तो उस वक्त होंगी ना जब वो कहेंगे कि भाई ज़रा तेज़ करें ना, फिर ज़रा तो तेज़ी के साथ ये फैसले इसलिए हो रहे हैं। अच्छा, और इसमें जाहिर है कि एक सियासी इस्तेकाम आना ज़रूरी है, वो कैसे आता है वो अब देखते हैं आने वाले दिनों में। लेकिन इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि देखें जो पड़ोस के हालात हैं वो ख़राब हो रहे हैं गैर मुतवक्को तौर पे। हाँ। और इंतहाई गैर मुतवक्को तौर पे पड़ोस के हालात, यानी जो हमारे दाएं बाएं अगर देखें, और उसके असरात पाकिस्तान की सियासत है। आज अफ़गानिस्तान के बारे में भी बात हुई, फॉरेन ऑफिस ने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है कि जी अफगान नेशनल्स अगर इसमें इन्वॉल्व हैं तो बड़ा सख्त पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस का रिएक्शन आया है। ठीक है, अभी जो दहशतगर्दी के वाक़यात डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, अब वक्फा लें तो उसके बाद फिर ठीक है वापस आके बात करते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, बात आप कह रहे थे कि जो मुल्की हालात में वाक़यात में हमें तेज़ी नज़र आ रही है, उसकी वजह जो ख़ित्ते में एक रैपिड डेवलपमेंट है वो है। दुनिया में ख़ित्ते में तेज़ वाक़यात हो रहे हैं ना, ब्लॉक्स बन रहे हैं, मुल्कों के मुआहदे हो रहे हैं, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके मुल्क में नहीं आ रही। आप कर्ज़ा लेकर आते हैं, वो कर्ज़ा खाया जाता है, पैसे लगाते हैं, वो पैसे गायब हो जाते हैं, अवाम के अंदर बेचैनी है, लोगों को महंगाई, और जाते जाते ये जो कवानीन आ रहे हैं और जो पैसा इधर उधर अरकान को दिया जा रहा है, जो भी कुछ दिया जा रहा है, तो मतलब है कि ये अब इसने कहीं तो ठहरना है ना जाके, क्योंकि आप एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे जब तक रियासतों के साथ मुआहदे करके आप लोगों को नहीं समझाएंगे कि भाई ठहर जाओ। जैसे मैंने कल कहा ना कि ये सारे जो मुआहदे हो रहे हैं लॉन्ग टर्म है, ये कोई 2 साल 5 साल ये आगे तय करेगा कि पाकिस्तान, तो ये और ठीक हो रहे हैं स्ट्रेटेजी। लेकिन मुल्क के अंदर जो अच्छा दो बातें, एक तो मुझे नहीं पता कि नाइजर का मामला कहाँ जाता है। ये पहले दिन जब स्टार्ट हुआ था तो नाइजर की जिक्र करते मैंने कहा था कि ये वाक़या कहीं ना कहीं जाके पाकिस्तान के साथ, ऐसे मैंने बात शुरू की थी कि नाइजर जो है वो वहाँ पर जो मगरबी अफ्रीकन मुल्कों का इत्तेहाद जो कि ज़्यादा वेस्ट की तरफ जिसका झुकाव है,
उसके अंदर बगावत हो गई है। उन्होंने कहा कि नाइजर के अंदर जो ये तब्दीली आई है, मोहम्मद बौज़ाम की गवर्नमेंट जो गिराई है वहाँ की और मिलिट्री ने टेक ओवर किया है, और तो हम वहाँ पर फौजी कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो मगरबी अफ्रीकन मुल्कों के अंदर बगावत हो गई है। और कम से कम 2 मुल्क जो हैं, वो अगर आप उनका मैप उठा के देखें तो कम से कम 2 मुल्क ऐसे हैं कि जिन्होंने कहा है कि हम अगर लड़ाई हुई तो हम यहाँ पे साथ देंगे नाइजर का, ठीक है। और नाइजर का साथ देंगे तो इसका मतलब है कि वहाँ पर एक अफ्रीका के अंदर पहली सूडान के अंदर खाना जंगी है, तो ये जो है ये खाना जंगी मजीद बढ़ जाएगी। और एक माली है और एक बुर्किना फासो है, और ये 2 मुल्क जो हैं इन्होंने कहा है कि हम जो है वो नाइजर का साथ देंगे। और नाइजर जो है वो जाहिर है कि हम साहिल की बात कर चुके हैं, सहारा साहिल, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, दुनिया में यूरेनियम कहाँ से। अच्छा, अब आप उसको, और फ्रांस की यहाँ पर कॉलोनी रही है, यूरेनियम यूरोप के अंदर जा रहा है यहाँ से, रशिया के नारे लग रहे थे, लेकिन चाइना की इन्वेस्टमेंट और चाइना खामोश है, ठीक है, चाइना का कोई बयान नहीं आया सामने। अब ये जाहिर है कि एक ग्रेटर गेम है और इसके अंदर हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ज़रा 15वीं स्लाइड जल्दी से कोट कर देते हैं अपडेट करने के लिए, लोगों को चाहें तो उसको देख लें एज अ रेफरेंस। नाइजर क्राइसिस डीपन्स एज यूरोपियन नेशंस एवैक्यूएट, वो जगह छोड़ना शुरू कर दी हैं यूरोप के मुल्कों ने, फ्रांस ने, इटली ने, स्पेन ने, और कू लीडर्स गेट सपोर्ट फ्रॉम अदर जनताज। मैंने आपसे कहा ना 2 जनताज ऐसी हैं, यानी माली की और बुर्किना फासो की, कि जो उनके साथ मिल गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। अब चूंकि फ्रांस का न्यूक्लियर, उनका जी, ये न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियर बॉम्बिंग नहीं होता, ये ध्यान में रखें। न्यूक्लियर एनर्जी भी है ये, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी यूज होता है बहुत ज़्यादा। जी यूरेनियम, न्यूक्लियर प्लांट जहाँ जहाँ लग रहे हैं, मतलब न्यूक्लियर का मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब ही तैयार हो रहा है। कहते हैं ना पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम है हमारा, तो वो पुरअमन में ये कि वो आप एनर्जी भी न्यूक्लियर, तो वो फ्रांस की तरफ से आज फ्रांस 24 जो 13वीं स्लाइड है, डज द क्वीन नाइजर थ्रेटन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन फ्रांस, उन्होंने कहा नहीं, हम वहाँ से बिल्कुल ठीक है, ये बात चल रही है, लेकिन हमारी लार्जेस्ट सप्लाई काजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया है और उज़्बेकिस्तान है और बाकी मुल्क हैं, तो हमारे ऊपर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, उन्होंने कहा अगर ये फड्डा तूल पकड़ गया और मामला बिगड़ गए तो फिर हो सकता है कि ये फ्रांस के लिए एक इश्यू हो। दूसरी जो एक अच्छी खबर आई है, बहुत अच्छी खबर, और मैं यहाँ पे टास्क को भी कोट कर रहा हूँ, 16वीं और दोनों स्लाइड्स को कोट कर रहा हूँ कि प्रेसिडेंट अर्दोगन और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात होने जा रही है, ठीक है। अच्छा। ये टास्क ने भी इसको कर दिया, एग्री टू प्रिपेयर मीटिंग, उधर जैसा दिल्ली सभा ने भी, तो दोनों ने कहा कि अभी यानी प्रेसिडेंट पुतिन तुर्की तशरीफ ला रहे हैं। वो पहले बात हुई थी ना कि तुर्की ने वो स्वीडन और फिनलैंड की हमायत में बात कर दी है, तो शायद वो अभी तक ना, स्वीडन का मामला नहीं हुआ अपनी जगह, लेकिन वो जो गंदम की डील है, ये मुल्क बड़े ज़बरदस्त लीडरशिप्स हैं वो जनाब, ये नहीं कि एक वजह से दूसरे मामला, तो वो जो गंदम की डील है और जो पीस प्रोसेस है जिसमें सऊदी अरेबिया ने भी एक रोल प्ले करना है, अभी थोड़ा सा रशिया ये दिखा रहा है कि जैसे हम इसमें नहीं है, वेस्टर्न जैक सुलिवन शायद आ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली सऊदी अरेबिया, रशिया और चाइना का इसमें रोल होगा। तो ये सारे मुल्क जो हैं, अब ये कभी तारीख जाके लिखेगी आगे जाके कि तुर्की और सऊदी अरेबिया को पास आने में कौन सा मुल्क था, सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज को चाइना की तरफ ले जाने में कौन सा मुल्क था, ये तारीख कभी बयान करेगी आगे जाके, ठीक है। किस मुल्क ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ईरान और सऊदी अरेबिया को करीब लाने में, फिलहाल छोड़ दें इस बात को, लेकिन ये है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो वहाँ पर, देखिए ना, अभी हमारे यूक्रेन से भी बात है, रशिया से भी बात, हम किसी ब्लॉक से अपने आप को अलग नहीं कर रहे, हम किसी से नाराज़गी, चाहे हमें पता है कि हमारे सामने जो हैं वो हमारे हलीफ बैठे होते हैं। आप देखें यहाँ, मैंने आपसे कहना कि आप इसको छोड़ दें कि कौन वज़ीर ख़ारिजा आपको पार्टी अच्छी लगी, बिलावल भुट्टो जरदारी चले गए थे वहाँ बात करने, और दुनिया ने सब ने देखा कि क्या किस तरह, और जयशंकर इतने एक सीजन्ड डिप्लोमेट हैं, उनसे बिल्कुल ये राजनाथ वाली हरकतें उनसे कोई तवक्को नहीं करता। अच्छा, लेकिन ये कि बहरहाल उन्होंने किया। अच्छा, अब दूसरी जो बात है जो मैं कह रहा हूँ पड़ोस में गड़बड़ है, वो मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसको, ये हरियाणा में फैल गया मामला, ठीक है, हरियाणा में हुआ, सॉरी, और अब राजस्थान में फैल गया है। ये जो मणिपुर अपनी जगह जल रहा है उसको इन्होंने सॉर्ट आउट नहीं किया, ये नया इशू खड़ा हो गया और ये जो है ये राजस्थान में आ गया। हिंदुस्तान टाइम्स 5th स्लाइड, ये नो वो इलाका जो मैंने कहा था जहाँ मुसलमान रहते हैं, हरियाणा का वो इलाका जहाँ तबलीगी जमात जो कल बात हुई, जहाँ पर इमाम मस्जिद को शहीद कर दिया और सारा।
वहाँ पर जनाब स्पिल ओवर अब राजस्थान में आ गया। अगर नक्शा देखें तो राजस्थान के बॉर्डर साथ लगता है, राजस्थान में आ गया है। राजस्थान जो है वो वहाँ पर कांग्रेस उन्होंने जनाब वो उन्होंने 144 लगा दी है, ये शॉप्स को आग लगा दी गई है राजस्थान में, ये फटा बढ़ गया सारा। और इंडिया टुडे में आज एक आर्टिकल है, किसी ने देखना देखें, हरियाणा वायलेंस नाउ ब्रिंग्स डबल हीट ऑन बीजेपी, डबल इंजन सरकार, ठीक है। उधर मणिपुर है, इधर से ये शुरू हो गया, इधर से ये शुरू हो गया, ये फटा। अच्छा, फिर उसके बाद जो है इंडिया टुडे में इनके हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकरेज। अब ये लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या बयान है। इनकरेज, उन्होंने इनकरेज इंडिया टुडे, उन्होंने मुसलमान नौजवानों से कहा है कि गाय को बचाएं। ओ भाई, ये क्या ये इंडिया में क्या हो रहा है? भले जाने नहीं, आप जरा सुने, वो कह रहे हैं कि तुम गाओ। तो भाई वो गाय को, और जो गाय ज़िबा हो रही है तो उसको मार देते हैं कसाई मुसलमानों को। ये आगे से ये मेरी समझ से बाहर, ये कह रहे हैं कि गाय को आप प्रोटेक्ट करें, यूथ खड़ी हो जाए गाय को बचाने के लिए, आपस में लोग यानी खाना जंगी शुरू। बहुत अजीब बात। और ये जो है ये नोएडा के इलाके में भी शुरू हो गया है ये झगड़ा फसाद, ये दिल्ली भी हाई अलर्ट हो गया है। और फॉरेन पॉलिसी, अभी बात बाहर चली गई है, फॉरेन पॉलिसी, मणिपुर क्राइसिस टेस्ट मूडीज इंडिया 10th, और फिर वाशिंगटन पोस्ट में आज ये आ गया, ग्रिस्पी रेप केस हैज शेकन इंडिया, जो 11 स्लाइड है। मोदी नीड्स टू एक्ट, ठीक है, मोदी नीड्स टू एक्ट। अच्छा, वो जो मैंने बात की ना नाइजर वाली, वॉल स्ट्रीट जर्नल कोट कर दूं कि ये आलमी जंग है, ये फड्डा नाइजर के फड्डे को ऐसे ना ले। वॉल स्ट्रीट जर्नल 12th स्लाइड कोट कर दूं, टेंशन बिटवीन रशिया एंड वेस्टर्न एलाइज ग्रो ओवर नाइजर को। मैंने उस दिन पहले ही दिन से बात की थी कि हर इवेंट जहां पर हो रहा है दुनिया में सर, उसके पीछे कोई ना कोई पावर्स, बड़ी पावर्स हैं। जी 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 जी। तो इसलिए वो अब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अभी वो बात लिखी जो हमारा पहले दिन था, थोड़ा सा मुनासिब था। लेकिन ये मामला, ये उधर मणिपुर को हल करें, उधर मणिपुर में फड्डे चल रहे हैं, इधर ये हो गया, इसका स्पिल ओवर राजस्थान में आ गया, राजस्थान से दिल्ली में आज मुजाहरे शुरू हो गए हैं। ये इसको खत्म करके ये नहीं इसको खत्म करें कि ये हाथ से निकल जाएंगे मामला। फिर वो हाथ से लोगों, देखिए ना, अगर आप लोगों से कहेंगे कि अपने हाथ में ले लो, कुकीज अपने हाथ में ले लो, ये जो है मितीज अपने हाथ में ले लो मामला को, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुसलमान अपने हाथ में, सिख अपने हाथ में, सब हौसला उठा लेंगे तो ऐसे कैसे मुल्क चलेगा? रियासत अपनी रिट बहाल करे बराए करम। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, यहाँ ना हो जाए। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे राना अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को के लूँगा, सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।